स्लैग को धातुमल कहा जाता है, या आप इसको सिंपल स्लैग भी लिख सकते हैं, है ना। ये फ्लक्स से अभिक्रिया करके ओर में उपस्थित गेंग को बाहर करता है ना। तो उस पहले सबसे पहले तो जानना है कि वो जो ओर है, ओर के साथ जो इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी के साथ रिएक्शन करने पर जो पदार्थ बनता है वह किस तरह का होता है। वह लाइट कह सकते हैं, और फिजिएबल सब्सटेंस होता है, द्रवनशील पदार्थ होता है, द्रव्य पदार्थ होता है, जो मेटल सरफेस के ऊपर एक्सट्रक्शन के दौरान फ्लोट करता है, तैरता है, और उसको बाहर कर लिया जाता है। तो सिंपल हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लैग, फ्लैग। या इसी को धातु मल भी कहते हैं, धातु मल, फ्लैग या धातु मल। जैसे सिंपल आप ऐसा समझ सकते हो कि जब अनाज जो गेहूं है उसमें थ्रेसिंग हो जाता है, उसके बाद भी कुछ अवशिष्ट पदार्थ उसमें रहता है नहीं, जैसे भूसा हो गया, या कंकर हो गया, या मिट्टी का कण हो गया, ये सब उसके साथ रहता है। तो अलग अलग प्रक्रिया द्वारा उसको हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं, निकालते हैं। जैसे मिट्टी का कण है, तो मिट्टी का कण कैसे हटेगा, उसको पानी में डिजोल्व करते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो मिट्टी का कण पानी में घुल जाता है, और जो गेहूं है वो उसमें, है ना, घुल जाता है, और फिर उसको सुखा लेते हैं। अगर उसमें हल्का पदार्थ, लाइट पदार्थ है ना, जिसका घनत्व, जैसे दो पदार्थ है, एक का घनत्व ज्यादा है, जैसे ओर है, ओर का घनत्व क्या है, ज्यादा है, और जो अवशिष्ट पदार्थ है उसका घनत्व कम है, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो उसको वहां से छान लिया जाता है ना। इस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं, वैसा ही काम इसमें भी हम लोग करते हैं, कुछ उसी तरह का काम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। द इम्प्यूरिटी present with ores combine, the impurity present with ores combine with flux to form feasible light substance, feasible light substance, which is known as, या which is called as slag, जिसे ही क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं अयस्कों के साथ उपस्थित अशुद्धि फ्लक्स या गालक के साथ संयोग करके
के क्या लिखे, अयस्कों के साथ उपस्थित अशुद्धि फ्लक्स या गालक के साथ संयोग करके हल्के हल्के द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करते हैं, हल्के द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे जिसे स्लैग कहते हैं, जिसे स्लैग कहते हैं, जिसे स्लैग कहते हैं। ठीक है। The impurity present with ores combined with flux to form fusible light substance which is called slag। इसको और अगर आप डिफाइन करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स combines with the impurities present with ores to form fusible light substance known as slag कहलाता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अयस्कों के साथ उपस्थित अशुद्धियां फ्लक्स से संयोग करके फिजिएबल लाइट सबस्टांस का निर्माण करता है, जिसे स्लैग कहते हैं। अयस्कों के साथ उपस्थित अशुद्धियां फ्लक्स या गालक के साथ या गालक से संयोग कर हल्के द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करता है, स्लैग या धातुमल कहलाता है, स्लैग या धातुमल कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, स्लैग कहते हैं या धातुमल कहते हैं। आप फ्लक्स के बारे में पहले से जानते हैं, नहीं जानते? फ्लक्स के बारे में पहले पढ़े हैं और इम्प्यूरिटी जो प्रेजेंट होता है इसमें, इसके विषय में भी जानते हैं। जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होता है, ये इम्प्यूरिटी क्या होता है, गैंग होता है। क्या होता है,
गेंग होता है। अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धि को गेंग कहते हैं, और उस गेंग को बाहर करने के लिए जो एडिशनल सबस्टांस मिलाते हैं उसको फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स और गेंग मिल करके जो फ्यूजिबल सबस्टांस बनाता है, जिसको आप द्रवनशील पदार्थ कहते हैं, वो क्या होता है? फ्लैग होता है। बात समझ में आया? चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलें आगे बढ़े। अब जैसे देखिए कि इम्प्यूरिटी अगर प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में, या फिर सिलिका ऑक्साइड के रूप में, तो किस तरह से उसको बाहर करेंगे? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स को समझे। देखिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में FeO, यहां समझिएगा ये इम्प्यूरिटी प्रेजेंट, तो ये धातु के ऑक्साइड हैं, धातु के ऑक्साइड है। एसिडिक होगा या भास्मिक होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक होगा। तो इसमें जो आप फ्लक्स यूज करेंगे, एसिडिक फ्लक्स या बेसिक फ्लक्स? हाँ, एसिडिक फ्लक्स। SiO2 लिख देते हैं। ठीक है। जब इससे कंबाइन करेगा तो कंबाइन करने के बाद FeSiO3 का निर्माण करेगा, और ये द्रवनशील पदार्थ होता है। यही पदार्थ स्लैग कहलाता है। इसी को हम धातुमल या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग भी लिखते हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है, तो कैल्शियम का कार्बोनेट, देखिए ये भी जब हीट करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कैल्शियम का ऑक्साइड जो हो जाएगा वो भास्मिक होता है, वो एसिडिक फ्लक्स से अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके ये कैल्शियम सिलिकेट और प्लस इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर होगा। अगर मान लेते हैं कि पहले से SiO2 उपस्थित है, ये पहले से था, अब ये एसिडिक इम्प्यूरिटी है, तो इसमें बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे। मान लीजिए ये क्या यूज कर देंगे यहाँ पर? कैल्शियम का ऑक्साइड या मैग्नीशियम का ऑक्साइड। चलो मैग्नीशियम का ऑक्साइड यूज करेंगे, तो ये क्या बना देगा? मैग्नीशियम सिलिकेट। ये देखिए मैग्नीशियम सिलिकेट बना देगा। अगर मैग्नीशियम का कार्बोनेट यूज करते हैं तब क्या होगा? सिलिकॉन ऑक्साइड ये आएगा, और तब ये किस फॉर्म में बदल देगा इसको? मैग्नीशियम का सिलिकेट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, है ना। तो ये जितने भी पदार्थ इधर बन रहे हैं, खास करके ये जैसे सिलिकेट वाला, ये क्या होता है? स्लैग होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, और ये लाइट सबस्टांस होता है, हल्का पदार्थ होता है, और इसी वजह से एक्सट्रक्शन के दौरान ये फ्लोट करता है, तैरता है। क्या करता है? तैरता है। लिखिए, फिर नीचे हम लिख देते हैं नोट में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पदार्थ है जो फ्लोट करता है।
यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फ्लैग फ्लोट flag floats on the metal surface during extraction of metal extraction of metal from their ore. From their ores. धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण उसके अयस्कों से करने पर स्लैग या धातुमल धातु के सतह पर तैरता है। धातु के सतह पर तैरता है, फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि हल्का पदार्थ होता है ना, और वह उसके ऊपर तैरता है। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे। मेटलर्जी में कितने स्टेप्स होते हैं, कितने चरण होते हैं, और मेटलर्जी किस तरह से, मेटलर्जी की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसके संबंध में अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। धातु कर्म में भाग लेने वाले, इन्वॉल्व होने वाले स्टेप्स का डिस्कशन यहाँ से शुरू हो। जैसा काम आप देखते हैं कि अगर अनाज का ही आप अच्छे ढंग से, है ना, सांद्रित करके, है ना, उसको, गेहूं है तो उसको पिसाने के लिए भेजते हैं, फिर रोटी बनता है, चपाती बनता है। रोटी बनता है कि चपाती? दोनों दोनों उसी को कहते हैं ना। चपाती अलग चीज होता है, हाँ, अलग होता है। अच्छा, मान के चलते हैं हम लोग, क्या मानने में क्या जाता है ना। तो हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मेटलर्जी में कितने स्टेप्स होते हैं। लिखेंगे? हाँ, क्या दिक्कत है? नहीं लिखे हैं अभी? वाह, अच्छा, नोट नहीं लिखे तो नोट कर लीजिए। क्या अब हो गया? चलें आगे बढ़े आप? देखो अभी भी उधर से लिखिए रहा है। लिखो लिखो, जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं।
चलिए स्टार देकर लिखेंगे। फॉलोइंग steps which involving in the process of metallurgy. In the process of metallurgy, धातु कर्म की प्रक्रिया में, धातु कर्म की प्रक्रिया में शामिल होने वाले निम्नलिखित धातु कर्म की प्रक्रिया में धातु कर्म की प्रक्रिया में शामिल होने वाले निम्नलिखित चरण, निम्नलिखित कौन कौन सा है? सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण सबसे पहला। दूसरा स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण। और तीसरा है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, धातु का शुद्धिकरण, धातु का शुद्धिकरण। इस स्टेप से होकर के मेटलर्जी की प्रक्रिया संपन्न होती है ना। द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी इज कंप्लीटेड बाय या कंप्लीटेड थ्रू दिस स्टेप्स। इन सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद ही मेटलर्जी की प्रक्रिया संपन्न होती है। सांद्रण का क्या मतलब है? सांद्रण जो है इसका मतलब है कि इसकी साफ सफाई, अगर उसमें अयस्क इम्प्योरिटी, अयस्क के साथ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उस इम्प्योरिटीज को अलग करना, साफ सफाई, सिंपल बात है। दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण कहने का मतलब जो अयस्क है उससे, अयस्क के साथ, अयस्क किस फॉर्म में रहता है? कंपाउंड के रूप में रहता है ना, और उससे धातु को बाहर कर लेना। अब केवल धातु जब बाहर हो जाएगा तो वो शुद्ध धातु नहीं होता, इम्प्योर होता है। तो उस इम्प्योर को प्यूरिफाइज करते हैं, और अलग अलग विधि होता है इसमें भी। एक्सट्रैक्शन में भी कई विधि होंगे और इसमें भी कई विधि होता है। कंसंट्रेशन में भी कई प्रोसेस होता है, और उसकी सहायता से हम लोग यहाँ पर इन सभी चरणों के बारे में डिस्कशन करेंगे और धातु को निष्कर्षित करते हैं। तो देखिए, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको प्यूरिफिकेशन के द्वारा क्या करते हैं?
प्योर करते हैं। इसमें भी कई अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग रिएक्टिविटी ऑर्डर वाले मेटल के लिए अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किया जाता है क्या, विधि, मेथड्स को। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ जो आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी धातु का सांद्रण। आखिर धातु का सांद्रण किस तरह से होता हो? अगर आप घर में देखे हैं, गेहूं आता है तो अलग अलग प्रकार से उसमें जो उपस्थित कण होते हैं, अगर कंकर होता है तो हम लोग हाथ से भी हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा, है ना, उसको चुनते हैं। अगर उस कंकर पत्थर को यदि उसमें हल्का पदार्थ रहता है जैसे भूसा उसा हो गया, तो एक ओसावन विधि होता है और दूसरा फटकते हैं, है ना, हाँ, सूप के सहारे, तो उससे भी वो पदार्थ क्या हो जाता है, बाहर निकलता है ना। फिर भी अगर कुछ इम्प्योर सबस्टांस रह जाता है जो पानी में घुलनशील होता है, तो पानी में रख करके उसको साफ करते हैं, है ना। अगर हाथ से चुनने से निकल जाता है तो कुछ उसको निकाल देते हैं, और कुछ और उसमें अगर जल में घुलनशील पदार्थ है तो उसको रख करके जल में मिला करके फिर बाहर करके फिर उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर आटा मतलब उसको पिसाने के लिए भेजते हैं, तब आटा बनता है ना। गेहूं को पिसाने के लिए भेजते हैं तब ना आटा बनता है, कि आटा को पिसाने के लिए भेजते हैं। लेकिन आमतौर पर हम लोग यही बात बोलते हैं, बस तो समझना चाहिए कि कह क्या रहे हैं, है ना। हाँ, आटा पिसाइए या गेहूं पिसाइए, है ना। मेन बात है कि समझना चाहिए हमें कि आटा मतलब यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, और अब ज्यादातर लोग ऐसा ही बोलते हैं, तो घबराना नहीं है कि कुछ अलग बोल दिया है, ठीक है। अगर आप समाचार आपको हम बोले कि जाओ आटा पिसा के आओ, तो आप गेहूं लेके जाइएगा, स्वाभाविक बात है। मतलब आपने, अब हम सिंपल बात आते हैं, कोई लड़का है जो इंग्लिश जिसको नहीं आता है पूरी तरह से, पूर्वक है, ठीक है, और उसको हम बोले कम हेयर, तो मेरे तरफ आ जाएगा। तो मेन तो आने से मतलब है ना उसको। अब वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको, क्या उससे क्या मतलब है, उसको हमने इशारा किया, वो समझ गया कि अच्छा इसका मतलब इधर ही आने वाला बात। गो देयर कहा तो वहां से वो चल दिया, जबकि उसको इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है, लेकिन वो समझ रहा है। क्या चीज को समझ रहा है? हमारे इशारा को समझ रहा है। इसी से उसकी काबिलियत को परखा जा सकता है। ये नहीं देखा जाएगा कि उसको ABCD आता है या नहीं आता। तो चलिए पहला हेडिंग लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। लिख लिए हैं? पहला हेडिंग लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन या इसी को ड्रेसिंग भी कहते हैं। बातचीत नहीं करो। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए, अयस्कों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर के साथ बहुत सारी अशुद्धियां उपस्थित होता है। अनडिजायर मटेरियल इसको बोलते हैं, अवांछित पदार्थ होता है। नहीं, क्या होता है? अवांछित पदार्थ होता है। वैसा ही हम लोग भोज्य पदार्थ में, जैसे अगर मान लो कि सिंपल आलू है, आलू है ना, आलू का सब्जी, आलू बिना तो कुछ होता नहीं है, कोई सब्जी का मजा ही नहीं है। हालांकि बहुत सारे सब्जी है आलू के बिना भी बनता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पसंद में आलू आता है। आलू के साथ कई चीज बन जाता है ना, इसीलिए ऐसा होता है, मतलब, है ना। तो देखिए, आलू आप जब खेत से लाते हैं तो क्या उसके साथ बहुत सारे अनडिजायर्ड मटेरियल नहीं होता है ना। क्या होता है उसमें? मिट्टी के कण होते हैं जो आलू के साथ लगे होते हैं। तो क्या करते हैं, उसको धो लेते हैं, ऐसा ही ना करते हैं।
नहीं धोते हैं आलू को, बिना धोले हुए बना लेते हैं क्या? धोते हैं। अगर नहीं उस समय नहीं धोते हैं तो बाद में ही सही, जिस समय आप सब्जी बना रहे थे उस समय ही सही, लेकिन धोते तो जरूर हैं। तो इसका क्या मकसद हुआ, धोने का क्या मकसद हुआ? लाते और बना लेते, क्योंकि वहां पर जो उसके साथ आया पदार्थ वो अनडिजायर मटेरियल है, वो हमारे लिए आवश्यक पदार्थ नहीं है, मतलब वो अनावश्यक पदार्थ है, इसी वजह से हम उसको क्या कर रहे हैं, धो रहे हैं। इसके अलावा भी कोई दूसरे पदार्थ में भी अगर सिंपल अगर गोभी ही काटते हैं तो देखते हैं पहले काट करके लाते हैं तो उसमें डंटी उंटी होता है, उस डंटी उंटी को हटा देते हैं, है ना, और तब आप उसका सब्जी तैयार करते हैं। तो इसका मतलब है कि अनडिजायर मटेरियल है, वही अनडिजायर मटेरियल को आप क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। वैसा ही बात इसमें भी हम लोग करते हैं। अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धि या अनडिजायर मटेरियल को बाहर करने की जो प्रक्रिया है वही कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो जनरली साधारण रूप में इसको अगर हम लोग परिभाषित करें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मतलब सिंपल अगर अपनी भाषा में इसको परिभाषित किया जाए क्या लिख सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड मटेरियल फ्रॉम इम्प्योर ओर। कहां से? अशुद्ध ओर से, है ना, फ्रॉम इम्प्योर ओर टू फॉर्म या ऑब्टेन्ड टू ऑब्टेन्ड प्योर ओर, और दिस प्रोसेस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ऐसा हम लोग सिंपल परिभाषित कर सकते हैं। क्या लिखे कि आलू में उपस्थित, समझिए, आलू में उपस्थित मिट्टी के कण को रिमूव करने, धोकर या धोकर भी कह सकते हैं, हाँ, पानी में रख करके रिमूव करने की जो प्रक्रिया है वह क्या हो जाता है, आलू को शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो गई। नहीं, अब सड़ा हुआ है तो सड़ा हुआ को तो छाटवे ना करो, वो तो वो अलग चीज है, वो तो दूसरी बात हो गई, है ना। हाँ, तो ये प्रोसेस अपनाते हैं वहां पर, वो समझ में आ रहा है। ये प्रोसेस नहीं आएगा समझ में। इसमें उपस्थित अशुद्धि को बाहर करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्कों का सांद्रण। लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ undesired material, the process of removal of undesired material और impurity, उसी को बोलते हैं impurity, इम्प्यूरिटी को गेंग भी कहेंगे हम लोग। इम्प्यूरिटी प्रेजेंट विथ impure or the process of removal of undesired material or impurity present with impure or to obtain the process of removal of undesired material or impurity present with or to obtain pure ore is known as concentration of ore. Concentration of ore is known as concentration of ore. क्या लिखा? The process of removal of undesired material or impurity present with impure ore
टू ऑब्टेन प्योर ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे ना, लिखेंगे अयस्कों में या अयस्कों के साथ, अयस्कों के साथ, अयस्कों के साथ उपस्थित, अयस्कों के साथ उपस्थित अनावश्यक पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ या अशुद्धि, या अशुद्धि, इसी को गेंग भी कहते हैं, गेंग, अशुद्धि को बाहर निकालने, बाहर निकालने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण करते। क्या लिखे? अशुद्धि को बाहर निकाल कर लिख देते, बाहर निकाल कर शुद्ध, शुद्ध अयस्क, शुद्ध अयस्क प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्राप्त करने की प्रक्रिया को, प्राप्त करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। कोई इम्प्योर ओर है और उसको कंसंट्रेटेड करके प्योर ओर बनाते हैं, तो जो ओर बनता है वो कंसंट्रेटेड ओर होता है, सांद्रित अयस्क होता है। देखिए जैसे ये देखिए अभी हमारे पास है इम्प्योर ओर है, इम्प्योर ओर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं ओर है लेकिन इसके साथ गेंग है। क्या है? गेंग है, ओर के साथ गेंग है। अब इसको कंसंट्रेशन की प्रक्रिया, यानी कंसंट्रेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं, सांद्रण। किसकी प्रक्रिया अपनाते हैं? सांद्रण, कंसंट्रेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो यहाँ पर जो ओर प्राप्त होता है वो प्योर ओर होता है, और इसी को हम लोग कंसंट्रेटेड ओर भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड ओर, सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क, कंसंट्रेटेड ओर, इसी को सांद्रित अयस्क कहते हैं। यहाँ पर क्या है? ये जो बना है अयस्क और गेंग, यानी अशुद्ध ओर है, अयस्क। ठीक है, ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाया? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है।
अब कंसंट्रेशन अब और कितने तरह से हो सकते, ठीक है, ये करने की अयस्कों को सांद्रण करने की विधि है ना, तो इसके कई विधि हैं, जिसमें से फिजिकल मेथड में कई विधि है और एक केमिकल मेथड जो लीचिंग प्रोसेस होता है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो देखें, पहले तो इसको नोट करिए सभी। हो गया। देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो ये सांद्रित अयस्क है, सांद्रित जो प्रक्रिया हो रहा है, अयस्क, वो सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है, उसको जिस प्रक्रिया से हम लोग गुजारते हैं वह कहलाता है कंसंट्रेशन कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। सांद्रण की प्रक्रिया कई मेथड से, कई तरीका से होता है। सांद्रण की जो प्रक्रिया है वो कई तरीके से होता है। एक पहला तरीका अगर फिजिकल मेथड में देखें तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दूसरा तरीका जो है वह कहलाता क्या है, दूसरा तरीका है वह कहलाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। और तीसरा तरीका जो होता है वो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। और केमिकल मेथड में जो आता है वह लीचिंग प्रोसेस का होता है। ये सब के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ी सी बात हम आपको बताते हैं जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का होता है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, देखिए इस मेथड में क्या होता है, पूरा हम डिटेल लिखाएंगे, अभी थोड़ा सा इसके बारे में केवल आपको बताते हैं, थोड़ा पढ़ के आइएगा आप लोग। देखो इसमें क्या होता है कि एक, ये देखिए ये इस प्रकार का यहां पर हम पात्र रखते हैं, और यहां से पाइप के सहारे, यहां से पानी इसमें का प्रवाह करते हैं, तेज धारा, पानी की तेज धारा उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो यहां पर से हम लोग डालते क्या हैं, ये जो आप देख रहे हैं अयस्क और इसमें उपस्थित कुछ अशुद्धियां हैं जिसको हम लोग यहाँ से डालते हैं, और यहाँ से ये पानी का धारा भी इसको मिलता है, और अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को भी हम लोग यहाँ से मिलाते हैं। देखिए इसमें कुछ अशुद्धियां हैं, ठीक है। देखिए इसमें देखिए और है, और प्लस इसमें इम्प्यूरिटी भी है, इम्प्यूरिटी है, ठीक है। अगर इसमें और, समझिएगा हमारी बात, अगर और ज्यादा भारी होगा, किससे, इम्प्यूरिटी से, यानी और
कि डेंसिटी ज्यादा होगी किससे, इम्प्यूरिटी से। तो ये और जो है इस सब में आकर के फंस जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ऐसा बना हुआ है, इस सब में तो पानी का धारा यहां तक जाएगा ही, और जो है इस सब में जाकर के फंस जाएगा। इम्प्यूरिटी जो है उसके ऊपर अगर हल्का है तो वो पानी की धारा के साथ जो इम्प्यूरिटी है वो सीधे बाहर निकलेगा, और ये पानी फिर इसमें गिरेगा तो फिर इसमें आकर के भरते चला जाएगा। यानी इसमें इस कंडीशन में निश्चित रूप से ये होना चाहिए कि एक हल्का होगा और एक भारी होगा। तो भारी वाला क्या होगा, इसमें भर जाएगा, इस सब में जाकर फंस जाएगा, जहां जहां ग्रिप बना हुआ रहेगा उस ग्रिप में जाकर के फंस जाएगा। अगर मान लो कि पहला में नहीं फंसा, फिर दूसरा में जाकर कहीं ना कहीं जाकर के अटक जाएगा, कौन, जो भारी रहेगा। लेकिन जो हल्का रहेगा वो पानी की धारा के साथ वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो इससे उसका छटनी होगी, है ना। अगर मान लो कि और हल्का है और इम्प्यूरिटी भारी है तो इम्प्यूरिटी फंस जाएगा सब जगह और यहां चला आएगा। बात समझ रहे हैं ना। दूसरा मेथड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन इसका स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है कि अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है ना, तो उसमें एक विशेष प्रकार के रोलर को, ये देखिए ऐसा रोलर होता है और इसको फीता लगाया हुआ रहता है, इसको बोलते हैं बेल्ट, और ऐसा रहता है, ये देखिए ऐसा, यहाँ पर देखिए ये घूमता है इस प्रकार से, ऐसे रोलर। यहाँ से अगर पदार्थ को आप मिलाइए, इस पर रखिएगा इस रोलर पर, ठीक है, ये फीता के साथ यहाँ तक आएगा। ये जैसे देखिए ये मैग्नेटिक होता है, समझ गए। तो मैग्नेटिक होता है तो देखो जो मैग्नेटिक होता है यहाँ तक आएगा और मैग्नेट इसके यहाँ पर आकर जमा होने लगे, यहाँ पर आकर गिरने लगेगा। और हल्का पदार्थ जो मैग्नेटिक नहीं होगा वो पदार्थ क्या होगा, इससे दूर आ जाएगा, ये इससे क्या होगा, यहीं से छूटना शुरू हो जाएगा, यहीं से क्या होगा, छूटना शुरू होगा, इधर आ जाएगा, और ये क्या होगा, यहाँ नजदीक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस ये कहलाता है कंसंट्रेशन का। इसके अलावा फोर्थ फ्लोटेशन का भी होता है। यानी इसमें अगर आप देखिएगा फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में, तो देखते हैं कि दूध जो होता है ना, मक्खन उससे निकाला जाता है, देखें इस तरह से, है ना। तो वो तेल जो होता है ना ऊपर आके, है ना, तेल घी जो होता है जिसको आप मक्खन बोलते हैं, ऊपर आता है और तैरने लगता है, फ्लट करता है, उसके साथ चिपक जाता है, ऊपर आकर के मथना उसको बोलते हैं ना। उसके अंदर ये इस तरह से लगा करके, है ना, यहाँ वायु, हाँ ये देखिए ऐसे रहता है और निकाला जाता है, यहाँ पर आकर के ये इस पर आ जाता है, झाग बन जाता है ना, झाग उसको बोलते हैं, देखे ही होंगे अब। जो पदार्थ अवशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ पर आकर के बैठ जाता है, इस पोजीशन पर आकर के बैठ जाता है। ठीक है, तो चले अगले दिन इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को लिखेंगे और इसको किस तरह से है और अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, इसको एक बार पढ़ के आइएगा, इसलिए हम इसको बताएं। ठीक है, हाँ हाँ होगा होगा।